Hello students, I'm Harish Arora, Assistant Professor, Bareilly College, Bareilly. Today's topic is Theory of Demand. Let me tell you one thing that in managerial economics or in simple economics, microeconomics, demand is the most important question and it will be there almost every time. Means there is 100% possibility that this question will be there. Something from demand, okay, will be asked in the paper. So listen it very carefully and prepare it. Let's start. We start with the introduction. Demand theory is one of the core theories of microeconomics and consumer behavior. First of all, it is microeconomic concern and it relates to the consumer behavior because it पहले हमने यूटिलिटी पढ़ा होता है, यूटिलिटी में हम कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ते हैं और उसके बाद डिमांड की बात आती है, राइट। तो कंज्यूमर से रिलेटेड है बिकॉज डिमांड इज क्रिएटेड बाय द कंज्यूमर, राइट। It attempts at answering questions regarding the magnitude of demand for a product or service based on its importance to human wants। ठीक है, लोग वही चीज़ डिमांड करते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है और जितनी ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत होगी लोगों को, जितनी नेसेसिटी उस चीज़ की ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी डिमांड भी मार्केट में क्रिएट होगी। तो जो सेलर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उन्हें कैसे पता चलेगा कि कितना प्रोडक्ट उनका मार्केट में डिमांड है, राइट, ताकि वो उतना प्रोडक्शन बनाए। इट ऑल्सो अटेम्प्ट्स टू असेस हाउ डिमांड इज इम्पेक्टेड बाय द चेंजेस इन प्राइजेस एंड इनकम लेवल एंड कंज्यूमर्स प्रेफरेंस यूटिलिटी, राइट। इसमें हमें ये भी असेस करना है कि प्राइस के चेंज का, इनकम के चेंज का या कंज्यूमर की प्रेफरेंस या प्रोडक्ट यूटिलिटी में अगर कोई चेंज होता है तो उसका इम्पैक्ट डिमांड पर कैसे पड़ता है और कितना पड़ता है। बात करते हैं डिमांड है क्या। इन कॉमन लैंग्वेज वी ट्रीट डिमांड एंड डिज़ायर एज सिनोनिम्स। ठीक है, पर्यायवाची माने जाते हैं। अगर आप कहेंगे डिमांड, किसी आम आदमी से पूछेंगे तो वो कहेगा डिमांड मतलब इच्छा, ज़रूरत, राइट। बट इन इकोनॉमिक्स डिमांड रिफर्स टू इफेक्टिव डिमांड which implies three things: desire for a commodity, sufficient money, that is purchasing power, and willingness to spend। क्या मतलब है, अगर हम इकोनॉमिक्स में डिमांड की बात करते हैं तो यहाँ पर डिमांड नहीं, इफेक्टिव डिमांड की बात हो रही है। मीन्स ऐसी डिज़ायर जो, सबसे पहले डिज़ायर तो है किसी कॉमोडिटी को खरीदने की या पाने की सॉरी, लेकिन उस डिज़ायर के साथ उस बंदे के पास उतना पैसा भी है कि वो उसे खरीद पाए। ठीक है, पैसे नहीं है तो किस बात की डिमांड, पैसे हैं, लेकिन पैसे होने के बाद भी वो डिमांड नहीं बनती है क्योंकि उसके साथ विलिंगनेस टू स्पेंड, पैसे खर्च करने की इच्छा होना भी ज़रूरी है। जैसे कि आप अपने शहर बरेली में आप देखेंगे सबके पास 4 व्हीलर नहीं है। आप अपने मोहल्ले में ही देखेंगे हर बंदे के पास 4 व्हीलर नहीं है, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो 4 व्हीलर खरीद नहीं सकता या उसके पास पैसे नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास 4 व्हीलर खरीदने के पैसे हैं, स्टिल दे आर नॉट परचेजिंग इट। मे बी उनकी प्रायोरिटीज़ अलग हैं, राइट। तो कोई भी रीज़न हो, लेकिन अगर आप पैसे को खर्च करने की इच्छा भी नहीं रखते हो पैसा होने के बावजूद, तब भी वो डिमांड यहाँ पर नहीं बनता है। Thus a want or a desire does not develop into demand unless it is supported by the ability and willingness to acquire it। पहली बात तो आपको एक्वायर करने की एबिलिटी हो, मतलब आपके पास पैसा हो और उस पैसे को खर्च करके आप एक्वायर करना चाहो, तब वो डिमांड बनेगी। ठीक है, एसेंशियल्स ऑफ डिमांड, सबसे पहले एक इफेक्टिव नीड की बात कर रहे हैं। नीड वो जो किसी प्रोडक्ट की नीड होने के साथ साथ उसके पैसे भी उस बंदे के पास हों और उस पैसे को वो खर्च करना चाहे, ये बात हम कर चुके हैं, राइट। अब बात करते हैं स्पेसिफिक प्राइस। ठीक है, देखिए मुझे किसी चीज़ की नीड है, मेरे पास पैसे भी हैं, लेकिन तब भी कभी कभी मैं उस पैसे को खर्च नहीं करता जब मुझे मार्केट में प्राइस उसका ज़्यादा लगता है। सपोज़ अगर कोई प्रोडक्ट लेने में मार्केट जाता भी हूँ
और मैं सोचता हूँ वो प्रोडक्ट 50 रुपीज़ का मिलता है और सेलर मुझे 80 रुपीज़ का बताता है, स्टिल आई थिंक कि ये ज़्यादा पैसे बता रहा है, तो मैं अभी नहीं लूँगा, बाद में लूँगा। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक प्राइस पर ही हम डिमांड क्रिएट करते हैं। ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा कर सकते हैं, कम प्राइस पे कम कर सकते हैं। ठीक है, और कभी कभी प्राइस मैटर ही नहीं करता, राइट। कुछ इमरजेंसीज होती हैं, वहाँ पर प्राइस मैटर नहीं करता, हम डिमांड क्रिएट करते हैं, राइट। तो स्पेसिफिक प्राइस भी होना चाहिए, स्पेसिफिक टाइम की भी बात की गई है। जैसे विंटर में डिमांड फॉर वुलन इज मोर, समर में वुलन की डिमांड कम हो जाती है, तो टाइम के हिसाब से भी डिमांड पे फर्क पड़ता है। एंड द प्लेस इज़ वेरी मच नेसेसरी। आज की डेट में आप देख रहे हैं कि लोग ऑनलाइन सामान मंगा रहे हैं, तो ऑनलाइन इज़ अ वर्चुअल मार्केट प्लेस, ठीक है। और अदरवाइज अगर आप फिजिकल मार्केट प्लेस की बात करेंगे तो दोज प्लेसेस लाइक कुतुब खाना, ठीक है, सिविल लाइंस, दीज आर द मार्केट्स, ओके। अब बात करते हैं डिमांड शेड्यूल की। डिमांड शेड्यूल क्या है? डिमांड शेड्यूल जिसमें सीरीज ऑफ क्वांटिटीज अवेलेबल हैं एट डिफरेंट प्राइस लेवल विच आर कंज्यूमर डिमांड्स, ठीक है। एक कंज्यूमर डिफरेंट प्राइस लेवल पर किसी कमोडिटी की कितनी कितनी क्वांटिटीज डिमांड कर रहा है, उसको हम कहते हैं डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल दो टाइप का होगा, एक तो इंडिविजुअल होगा और एक मार्केट होगा। ये जो डिमांड शेड्यूल आप टेबल देख रहे हैं, प्राइस ऑफ टी 20, 15, 10 और 5, और क्वांटिटी डिमांडेड 1, 2, 3 एंड 4, ये डिमांड शेड्यूल जो है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, एक कंज्यूमर की डिमांड्स हैं ये, ठीक है। अगर समझा जाए तो 20 रुपये की अगर एक कप चाय मिल रही है तो कंज्यूमर एक ही कप चाय पी रहा है। 15 रुपये की एक कप चाय हो जाती है तो वो दिन में 2 कप चाय पी लेता है। 10 रुपये की अगर एक कप चाय हो जाती है तो वो दिन में 3 बार चाय पी लेता है। और ऐसे ही अगर चाय बहुत सस्ती हो जाए, 5 रुपये की हो जाए, तो वो दिन में 4 बार भी चाय पी लेता है। तो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का डिमांड का हमने क्या करा, डिफरेंट प्राइस लेवल पे उसके डिमांड पैटर्न को रिकॉर्ड करके एक टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया, तो बन गया डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है? देखिए, हमें लिमिटेशंस थोड़ी लेनी पड़ती है इकोनॉमिक्स में। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल का मतलब ये है कि मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो उस प्रोडक्ट की डिफरेंट प्राइस लेवल पे जो डिमांड क्रिएट करते हैं, वो उसका जब हम ऐड अप कर लेते हैं, सम कर लेते हैं, तो वो मार्केट डिमांड बन जाता है। सॉरी, देखिए प्राइस ऑफ आइसक्रीम है 1, 2, 3, 4, इंक्रीज हो रहा है प्राइस। ए का डिमांड शेड्यूल है 4, 3, 2, 1 एंड बी का डिमांड शेड्यूल है 5, 4, 3, 2। अब हमने क्या करा, ए और बी के डिमांड्स को ऐड अप कर लिया, तो ये जो आ रहा है 9, 7, 5, 3, दिस इज मार्केट डिमांड, ओके। नेक्स्ट स्लाइड, डिमांड कर्व। व्हेन अ डिमांड शेड्यूल इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड, जिसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दैट बिकम्स डिमांड कर्व, ठीक है। अगर हम एक साइड पर प्राइस रखें और दूसरे साइड पे क्वांटिटी रखें, एक एक्सेस पे प्राइस लिया है, वर्टिकल एक्सेस पे हमारा प्राइस है। प्राइस वर्टिकल एक्सेस पे इसलिए क्योंकि ये इंडिपेंडेंट फैक्टर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट। और हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे आपका क्वांटिटीज हैं, बिकॉज क्वांटिटी इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल हियर, राइट। तो यहाँ पर हमें कुछ डॉट्स मिल जाएंगे, उन डॉट्स को जब हम लगाएंगे, एक लाइन से मिलाएंगे, तो वो लाइन जो होगी वो एक कर्व का फॉर्म ले लेगी, जिसको हम डिमांड कर्व कहेंगे। एंड यू कैन सी दैट कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड, ठीक है। बात करते हैं, जैसे मार्केट डिमांड शेड्यूल होता है, वैसे ही जो मार्केट डिमांड कर्व भी होता है। सपोज 3 कंज्यूमर मार्केट में यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं, दिस इज द कर्व ऑफ A's demand, customer A, this is the curve of B's and this is the curve of C's, ठीक है। If A, B, C are 3 customers for a same product, these 3 individual curve represents the individual demand curve of them, right? And that one, the further curve A plus B plus C, that represents the market demand curve, okay। तो हमने इंडिविजुअल डिमांड कर्व भी प्लॉट करे हुए हैं और उनके टोटल को जब हम प्लॉट कर देंगे
तो वो अपने आप ही मार्केट डिमांड कर्व बन जाएगा। वाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड? क्यों स्लोप डाउनवर्ड होता है डिमांड कर्व? सबसे पहला रीज़न है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी में हमने पढ़ा हुआ है कि किसी प्रोडक्ट की अगर मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाती है तो सेटिस्फेक्शन के लिए हम उसे और ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, राइट। और ऐसी कोई भी चीज़ जिसके प्राइस डाउन हो जाते हैं उसकी मार्जिनल यूटिलिटी भी डाउन हो जाती है, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर बॉयज़ सुन रहे हैं, तो आपके पास ब्लेजर्स या कोट पैंट एक या दो होंगे और टी शर्ट्स और ट्राउज़र्स और जीन्स ज़्यादा होंगे। रीज़न बिहाइंड, जो कोट पैंट है डेट इज़ अ एक्सपेंसिव वन और उसे पहना भी शादी पार्टी में ही जाता है, उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है, राइट। तो वो हम कम खरीदते हैं, शादी पार्टी में पहनते हैं, उसे बड़े केयर से रखते हैं बिकॉज यूटिलिटी इज़ हायर साइड, बिकॉज इट इज़ एक्सपेंसिव, राइट। और टी शर्ट्स जो हम नॉर्मल डेली यूज़ पहनते हैं उनको हम बहुत ज़्यादा केयर से भी नहीं रखते, राइट। अक्सर मम्मी से डांट पड़ती है इस बात के लिए, राइट। तो कुछ चीज़ें जो सस्ती होती हैं, ईजिली अप्रोचेबल होती हैं, तो उनकी यूटिलिटी कहीं ना कहीं हमारे माइंड में, बिकॉज इट इज़ अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना, हमारे माइंड में उनकी यूटिलिटी कहीं ना कहीं मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाती है, तो वो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, तब हमें वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देता है। एक एग्जाम्पल मैंने कोट किया, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात करते हैं। अगर मार्केट में किसी चीज़ के प्राइजेस कम हो जाए, ठीक है, तो जो लोग कोई और प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं जो पहले ये प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहे थे क्योंकि ये महंगा था, ठीक है, वो इस पर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, राइट। तो उससे क्या होगा, सब्स्टिट्यूट, वो अपने प्रोडक्ट से इस प्रोडक्ट को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ये वाला प्रोडक्ट यूज़ करने लगेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मार्केट में बासमती राइस जो 80 रुपये किलो है नॉर्मली, अगर वो 50 रुपये किलो आ जाए, तो जो लोग नॉर्मल राइस खा रहे होंगे 40 रुपये किलो वाला, दे स्टार्ट यूजिंग अफोर्डिंग बासमती राइस। वो कहेंगे 10 रुपये और देके अगर बासमती मिल रहा है तो वो क्यों नहीं खाते, राइट। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आएगा, दे सब्स्टिट्यूट अ प्रोडक्ट फ्रॉम द अनदर, राइट। दूसरी बात है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या होता है, अगर कोई चीज़ हम परचेज कर रहे थे पहले से और उसके प्राइजेस कम हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे पास पैसे बचने लगते हैं, मीन्स हमारी रियल इनकम बढ़ जाती है। वैसे इनकम नहीं बढ़ती, लेकिन रियल इनकम, क्योंकि बचत होने लगती है तो रियल इनकम हमारी बढ़ जाती है, और उस बचे हुए पैसे को फिर हम डिमांड में कन्वर्ट कर देते हैं, उससे हम और प्रोडक्ट्स खरीदने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से भी जो कर्व है वो स्लोप डाउनवर्ड होता है, क्वांटिटीज़ बढ़ती हैं अगर प्राइस कम होता है तो। एंड लास्ट, फॉलिंग प्राइस अट्रैक्ट न्यू कस्टमर। ऐसे कस्टमर जो पर्टिकुलर कैटेगरी का गुड कभी यूज़ करते ही नहीं थे, उन्हें भी जब लगता है ना कि प्राइस बहुत कम हो गए हैं, नाउ दे कैन अफोर्ड इट, तो वो भी वहाँ पर कंजम्पशन करने लगते हैं, उस वजह से भी मार्केट में डिमांड बढ़ती है और कर्व डाउनवर्ड स्लोप होता है। अब बात करते हैं डिमांड फंक्शन की। डिमांड फंक्शन क्या है, एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप यहाँ पे हम निकालते हैं कि सारे फैक्टर अगर कलेक्टिवली वर्क करें तो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी। फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज डी एक्स, डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स, इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स पी वाई एम टी ए यू, वेयर dx is a quantity demanded of a commodity x, f is a functional relationship, the mathematical relationship, px the price of the commodity, py the price of substitute and complementary goods। कुछ बुक्स में ये PR भी होता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी लिखा होता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज विद इट। द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यहाँ पर M से रिप्रेजेंट हुआ है मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, बट देयर आर सर्टेन बुक्स जहाँ पर Y को इनकम से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब इनकम को Y से रिप्रेजेंट किया जाता है। T फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, A फॉर द एडवर्टीजमेंट इफेक्ट एंड U फॉर द अननोन वेरिएबल्स, ठीक है। कभी कभी एडवर्टीजमेंट भी सेल्स को या डिमांड को पुश करता है, और कभी कभी डिमांड मार्केट में पुश होती है जिसका सर्टेन रीज़न हम नहीं पता लगा पाते, तो दिस इज़ अननोन वेरिएबल।
लेकिन बात करते हैं सबसे पहली चीज़ जो डिमांड को इफेक्ट करती है, वो है PX, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ओन प्राइस। आप मार्केट में कभी भी कोई प्रोडक्ट खरीदने जाएंगे तो सबसे पहले सेलर से क्या पूछेंगे, ये कितने का दिया, व्हाट इज़ द प्राइस, राइट। तो उस कमोडिटी का प्राइस पूछते हैं। अब वो कमोडिटी हमें थोड़ी सी महंगी लगती है या हमें कुछ और प्रोडक्ट्स दिखते हैं तो हम दूसरे प्रोडक्ट्स का प्राइस पूछते हैं। सॉरी, सपोज मार्केट में हम सब्जी लेने गए, ठीक है, और हमने एक पर्टिकुलर सब्जी का भाव पूछा, प्राइस पूछा, जो अभी सीज़न में नहीं है, ठीक है, तो उसका भाव हमें मिला 100 रुपये kg, राइट। और फिर हमने एक सीजनल वेज का रेट पूछा तो हमें मिला 40 रुपये kg, ठीक है। तो होता क्या है कि वन वेजिटेबल एंड अदर वेजिटेबल कैन बी द सब्सटीट्यूट बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग अ वेजिटेबल एट होम, राइट। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जिसमें हम इंटरेस्टेड है उसका रेट पूछते हैं। अगर वो हमें बहुत एक्सपेंसिव लगता है तो एट टाइम्स द कस्टमर वांट्स टू चेंज हिज माइंड और हम कहते हैं चलो, फॉर एग्जांपल इस टाइम जो मेथी का सीज़न है आउट हो गया है, तो इस टाइम वो बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। तो अगर हम इंटरेस्टेड हैं कोई साग बनाने में, कोई ग्रीन वेज बनाने में, तो हम पालक का भाव पूछते हैं फिर उसके साथ रखे। वो हमें लगता है कि सस्ता है तो हम क्या करते हैं, वी वर विलिंग टू मेक मेथी एट होम बट वी आर गोइंग टू मेक पालक बिकॉज ऑफ द प्राइस चेंज। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से सब्सटीट्यूट करते हैं बिकॉज ऑफ द प्राइस, ठीक है। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मैंने सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब क्वेश्चन आता है कि सब्सटीट्यूट गुड्स क्या है। सब्सटीट्यूट गुड्स वो हैं जो आइदर और के फॉर्म में यूज़ होते हैं, मतलब एक गुड की जगह पे हम दूसरे को यूज़ कर लें, राइट। तो वो सब्सटीट्यूट गुड्स हैं। जैसे हम जेल पेन की जगह बॉल पेन यूज़ कर लें, एक 20 रुपीज़ का जेल पेन आता है, एक 5 रुपीज़ का बॉल पेन आता है, एक 3 रुपीज़ का यूज एंड थ्रो आता है। ऑल पेन्स कैन राइट, they can substitute each other, right? Depend on my pocket and my preference, I will go for the choice, right? तो वो सब्सटीट्यूट हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो टुगेदर यूज होते हैं, साथ में यूज होते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर। सब्सटीट्यूट का एग्जांपल दिया जाता है टी एंड कॉफ़ी, और कॉम्प्लीमेंट का एग्जांपल दिया जाता है ब्रेड एंड बटर, पेन एंड इंक, कार एंड पेट्रोल एंड लाइकवाइज, ओके। देन जो चीज़ इफेक्ट करती है, राइट, वो करती है इनकम। अगर कंज्यूमर की इनकम बहुत कम है उसका भी इफेक्ट डिमांड पे पड़ता है, और इनकम बहुत ज़्यादा है उसका भी इफेक्ट डिमांड पे पड़ता है, राइट। अगेन प्राइस बहुत कम है, इनकम बहुत ज़्यादा है, बट आई डोंट लाइक अ पर्टिकुलर थिंग, तो मैं उसे नहीं खरीदूंगा। मीन्स द टेस्ट ऑल्सो मैटर, राइट, द टेस्ट ऑल्सो मैटर, राइट। If a person likes a particular commodity, he purchase it even it is expensive, right? If the person do not like a particular thing, he do not purchase it even at a free cost. Free of cost भी नहीं खरीदेगा वो अगर नहीं अच्छा लगता तो। और एडवर्टीजमेंट और अननोन वेरिएबल्स तो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिए। लेट्स मूव लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है कि अगर हम प्राइस को एक फैक्टर लें, राइट, सिंगल फैक्टर प्राइस, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी को फैक्टर ले, देन वी फाइंड द डिमांड फॉर अ कमोडिटी, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेज विद अ फॉल इन इट्स प्राइजेज एंड डिक्रीजेज विद अ राइज इन इट्स प्राइजेज, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट और सेम, राइट। अगर प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती हैं, और अगर प्राइस ज़्यादा होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड घटती हैं, ठीक है। सरल शब्दों में अगर बात करें तो सस्ती चीज़ें होने पर आदमी उसकी डिमांड बढ़ा देता है, और चीज़ों के महंगे होने पर जो कंज्यूमर है वो उसकी डिमांड कम कर देता है। बाकी चीज़ें अगर एक साथ चेंज ना हो तो, ठीक है, केवल प्राइस में चेंज हो, बाकी चीज़ें सेम रहे तो। यू कैन सी प्राइस 5 4 3 2 1, प्राइस कम हो रहा है, एंड यू कैन सी द क्वांटिटीज आर इंक्रीजिंग 10 20 30 40 and 50 here, and similarly the demand curve is sloping downward, okay. now what are the assumptions of demand? हमने एक सेंटेंस बोला कि अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, तो वो अदर थिंग्स क्या हैं? सबसे पहले देयर शुड बी नो चेंज इन द मनी इनकम,
द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर शुड रिमेन सेम, देयर शुड बी नो चेंज इन द स्केल ऑफ प्रेफरेंस और टेस्ट। जैसे अभी कोविड टाइम था और आप लोगों ने देखा होगा कि लोग बहुत सारा काढ़ा पी रहे थे, उससे पहले तो वो काढ़ा पीते नहीं थे, राइट। क्या हुआ, एकदम एक सिचुएशन आई और किसी ने कह दिया काढ़ा पीने से कोविड सही होता है, तो अपने आप ही एक टेस्ट और हैबिट लोगों की चेंज हुई और लोग काढ़ा पीना शुरू हो गए, राइट। ठीक है, काढ़े की डिमांड मार्केट में बहुत हो गई, दुनिया भर की कंपनीज काढ़ा बेचने लगी, सैनिटाइज़र बेचने लगी, मास्क बेचने लगी, जो चीज़ हम कभी यूज़ भी नहीं करते थे, बट इस एकदम से वो फैशन में आ गई, एकदम से वो नीड में आ गई और लोग उसे यूज़ करने लगे, राइट। देयर शुड बी नो चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइस में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंजेस इन द नियर फ्यूचर, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आने वाले टाइम में कस्टमर को लगे कि ये चीज़ महंगी होने वाली है, अगर ऐसा लगेगा तो वो उसको बहुत सारा स्टोर करना शुरू कर देगा। तो दीज आर द थिंग्स जो कि बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगी, केवल ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज होगा, तो जो लॉ ऑफ डिमांड है वो हमारा स्टेट करेगा, अदरवाइज वो वहाँ पे वायलेट हो जाएगा, नहीं स्टेट करेगा। ओके, नाउ व्हाट आर द एक्सेप्शंस। ठीक है, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस वेयर लॉ ऑफ डिमांड डजेंट होल्ड गुड। ठीक है, वहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। सबसे पहले आता है आपका गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स आर दोज इंफीरियर गुड्स डिस्क्राइब्ड बाय द गिफिन of which demand curve is oppositely affected by the price। ठीक है, ये वो inferior goods होते हैं जिनका लॉ ऑफ डिमांड बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट पे चलता है, राइट। मतलब उसका अपोजिट इफेक्ट पड़ता है, प्राइस बढ़ने पे डिमांड बढ़ती है और प्राइस घटने पे डिमांड घटती है। ठीक है, तो ये वो इन्फीरियर गुड्स होते हैं जिनको इंसान मजबूरी में ख़रीद रहा होता है, मार्केट में प्राइजेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट में प्राइजेस कम हो जाते हैं तो हम इन्फीरियर प्रोडक्ट को छोड़कर सुपीरियर प्रोडक्ट पर शिफ्ट हो जाते हैं। इससे क्या होता है, प्राइजेस कम होने के बावजूद भी इन्फीरियर प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है, तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन और स्नॉब अपील, ऐसी कोई चीज़ जो हम डिस्टिंक्शन के लिए ख़रीदते हैं, दिखावे के लिए ख़रीदते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ख़रीदते हैं ताकि लोग अट्रैक्ट हों। जैसे वन थिंग जो हम लोग सब आसपास देखते हैं कि क्लासरूम में 2 या 3 बच्चे ऐसे होते हैं जो आईफोन लेके बैठे होते हैं और उनके आसपास के फ्रेंड्स बार बार उनसे कहते होते हैं ला दिखा, राइट। तो आईफोन आजकल एक क्रेज़ बन गया है लोगों के बीच में कि जिसके पास एप्पल आईफोन है और बिल्कुल ब्रांड न्यू है, लेटेस्ट है, तो पीपल लुक टूवर्ड्स। ऐसे ही कुछ गाड़ियाँ होती हैं कि सड़क से निकल जाती है तो लोग मुड़ के देखते हैं, जैगवार निकल जाए हमारे बरेली में, ठीक है, ऑडीज़ बहुत कम हैं कम है, ऑडी, जैगवार, रेंज रोवर जो एक्सेप्शनल गाड़ियाँ हैं, ठीक है। फरारी की तो मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। चलिए, ये जो आर्टिकल्स है ना, ये एक्सेप्शनल आर्टिकल्स हैं, लग्जरी आर्टिकल्स हैं, और ये जितने महंगे होंगे इनकी डिमांड उतनी ही होल्ड करेगी, ठीक है, तो इन पे अप्लाई नहीं होगा। द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ लाइफ सेविंग एसेंशियल गुड्स ऑल्सो। ठीक है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो हॉस्पिटल में पहले वो वहाँ के प्राइजेस नहीं पूछता, वो कहता है भैया एडमिट करो, राइट। प्राइजेस बाद में देखे जाते हैं, राइट। अगर कोई लाइफ सेविंग ड्रग है, अक्सर देखा जाता है कि एक एक इंजेक्शन 50-50 हज़ार रुपये का होता है जो लाइफ सेविंग होता है, बट पीपल गो फॉर इट बिकॉज दे वांट टू सेव अ लाइफ, राइट। या फिर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हो जाए, लाइक इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, या डिफ्लेशन की कंडीशन आ जाए, या वॉर सिचुएशन हो जाए, या नेचुरल क्लैमिटीज़ आ जाए, तो ऐसे केस में मार्केट में किसी भी भाव पर प्रोडक्ट मिलेगा, लोग स्टोर करने की कोशिश करेंगे ताकि उन्हें लगता है कि ख़त्म हो जाएगा तो फिर खाएंगे कहाँ से, उन्हें मिलेगा कहाँ से, तो स्टोर करने की। जैसे अभी यूक्रेन में हुआ था, जब यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पे लोग सबसे पहले सामान लेने भागे थे, क्योंकि खाने पीने का सामान होगा तभी ज़िंदा रह पाएंगे, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में भी लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करता, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जनरली महंगा बिकता है गुड, लेकिन फिर भी लोग खरीद रहे होते हैं, ठीक है। सो दीज आर द एक्सेप्शंस।
एक एग्ज़ाम टिप के साथ ख़त्म करना चाहूँगा कि आप अपना जब भी एग्ज़ाम लिखें तो उसमें फ़्लो चार्ट्स का यूज़ करें, डायग्राम्स का यूज़ करें, और कोई भी कंसेप्ट जब आप समझाते हैं, जैसे अभी सब्स्टिट्यूट गुड की बात आई तो हमने एग्जाम्पल में कहा टी और कॉफ़ी, राइट। कॉम्प्लीमेंट गुड्स की बात आई तो एग्जाम्पल में कहा कार और फ्यूल, राइट। तो अपने आंसर्स को एग्जाम्पल से सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। वेल, फॉर द मीन वाइल, थैंक यू सो मच।